भर में इलेक्शन एक ही दिन करवाने पर जोर दिया। हमें मिले थे क्योंकि कोरोना का क्राइसिस हमने डील किया, इन्होंने जो बैंकरप्ट करके गए वो हमने इकोनॉमी खड़ी की। तो अगर ये वहां होते तो इन्होंने सबसे पहले तो लॉकडाउन लगा देना था, इनकी स्टेटमेंट्स आके बंद कर दो पाकिस्तान को। तो अगर वो बंद कर देते, आगे मुश्किल हालात थे, तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। तो हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन, उनकी तनकीद भी सुनी, तो शुक्र करें कि ये अल्लाह ने इनको तब वहां नहीं रखा हुआ था। उसके बाद आखिरी 2 साल 5.7% पे हमारी इकॉनमी ऊपर गई और 6% पे ऊपर गई। और ये याद रखें कि 17 साल में बेहतरीन पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। प्रॉब्लम्स क्या था कि दुनिया में कोरोना की सप्लाई साइड की रुकावट की वजह से जो ऊपर गई, वो जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल, एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, गैस की सबसे ज़्यादा, तेल की, कोयले की, सब ऊपर चली गई। और उसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर महंगाई आई। तो हम भी महंगाई से डील कर रहे थे। हमें मुसलसल इन्होंने कहा कि महंगाई में मुल्क तबाह हो गया। लेकिन याद रखें कि सबसे बड़ा जो चीज़ महंगाई करती है वो तेल है। तो हमारे ज़माने में आखिरी साल में $110 से $115 पे तेल चला गया था। इनके दौर में अभी $65 था, और अब कभी $70 होता है, $80 पे सुना है अभी गया हुआ है। तो फर्क देखें कि तेल का तब कितना महंगा था, अब कितना महंगा। तो इनका तो कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था। हमने सबसे ज्यादा क्राइसिस डील किए, और उसके बावजूद जब हमारी ग्रोथ रेट थी 5.7 और 6%, ये 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन ग्रोथ रेट थी। और याद रखें उससे पहले जो थी, अमेरिकन डॉलर आ रहे थे वॉर ऑन टेरर में, उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक के, तब फिर डॉलर्स आ रहे थे अफगान जहाद में, उससे पहले अयूब खान की सीटों सेंटों में फिर अमेरिकन डॉलर आ रहे थे। ये अमेरिकन डॉलर्स आने के बगैर पाकिस्तान की ग्रोथ 5.7 और 6% थी। जो हमने तेल की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे रखी, वो क्यों रखी थी? क्योंकि हम समझ रहे थे कि बबल है, ये थोड़ी देर के नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी इतना ऊंच नीच नहीं दे सकती, इसलिए हमने सब्सिडाइज की। क्योंकि हमने रूस से जब मैं वहां गया, मैंने सदर पुतिन से जब मुलाकात हुई, हमने उनको बताया कि हमारे मुल्क में ये आपकी टेंशन की वजह से तभी तेल की कीमतें ऊपर चली गई थी। तो उन्होंने फिर अपना एनर्जी मिनिस्टर भेजा, हमाद अजहर से मुलाकात हुई, और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमने जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल रूस से ले रहा था, पाकिस्तान ने भी लेना था। और बदकिस्मती से आते साथ ही आपको पता है कि साजिश शुरू हो गई, वापस आए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई, और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चंद हफ्तों में चली गई। तो वो बीच में ही चीज़ें रह गई। हमारा टेररिज्म, जो इतना आजकल टेररिज्म की बात कर रहे हैं, याद रखें हम टेररिज्म से टूरिज्म पे गए थे। हमारे 3.5 साल में दहशतगर्दी देख लें और आज देख लें। और जब जो अमेरिका निकला अफगानिस्तान से, तो वो बेहतरीन टाइम था उस वक्त कि अफगान गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके हम इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी जो थोड़ी बहुत भी थी, उसके ऊपर भी काबू पा सकते थे। लेकिन कुछ नहीं किया गया। इन्होंने कोई ना, इनके पास टाइम था सोचने का, ना कुछ था, क्योंकि आए थे सिर्फ एक मकसद के लिए, अपने करप्शन केसेस खत्म करने के लिए। ना इन्होंने इकोनॉमी का रोड मैप दिया, ना इनको कोई फिक्र थी कि ये जो वापस आ रहे हैं, जब तालिबान गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा वापस जाएं टीटीपी को। तो जब वो वापस आ रहे थे, ना सोचा कि उनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है, इनको तो इसकी फिक्र ही नहीं थी। ये तो पड़ गए अपने करप्शन केसेस पे आते साथ ही। पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इन्होंने आते साथ ही अपने जनाब ईसीएल पे जो रखे हुए थे वो खत्म किया। 60% कैबिनेट जो नहीं आई वो जमानत पे थी, करप्शन के केसेस थे। तो इन्होंने तो सिर्फ आते साथ ही अपनी करप्शन केसेस खत्म किए, और फिर असेंबली में जाके नैब का कानून पास करके 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने खत्म किए। हमारे 3 सालों में नैब ने 480 अरब रुपए करप्शन का रिकवर किया था। हमारी एवरेज आ रही थी 160 अरब रुपया साल का। सबसे ज्यादा हमारे दौर में हमने नैब ने पैसे रिकवर किए थे जो करप्शन के थे। इन्होंने आते साथ ही
پہلے نیب کو ختم کیا، نیب کے اوپر آپ آدمی بٹھایا، جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں، اس نے ریزائن کیا. یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے. تو امینڈمنٹ بھی پاس کی، پھر اپنا آدمی رکھایا، وہ بھی نہیں چلا. اس کے بعد ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ شہباز شریف نے پھنس جانا تھا. مقصود چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کے کرپشن کیس تھے. ایف آئی اے پہلے رائے طاہر کو لے کے آئے، آئی جی جو نہیں، رائے طاہر پہلے سے تھا، اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کی، اس نے ریزائن کیا. پھر آدمی لے کے آئے، پھر ساری ایف آئی اے کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر، ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے. ایف آئی اے کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے 16 ارب کیسز کے اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے. نیب، ایف آئی اے گئی، پارلیمنٹ ختم ہو گئی، کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی. تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر، تو وہ ختم ہوئی. پھر الیکشن کمیشن، اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے. توشہ خانہ کیس کر دے عمران خان کے اوپر، فورن فنڈنگ کیس کر دے. اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا. اب پتہ چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا. اب ہائی کورٹ نے ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں، جو عمران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں. ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا، وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پہ کیس کیا تھا. اور پھنس جائیں گے یہ اب، کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سارا اویلیبل ہے. تو توشہ خانہ کا جب ریکارڈ اویلیبل ہے، انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے، کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھنس جانا ہے توشہ خانہ میں. اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کی ہیں وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے. اس کے بعد میڈیا جو ایک ستون ہوتا ہے ڈیموکریسی کا، اس کے اوپر واردات شروع ہوئی. عمران خان اور